हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये 11वां दिन है। इससे पहले हमारे 10 लेक्चर पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और ये हमारे यूनिट नंबर 3 चल रही है। यूनिट नंबर 3 का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इससे पहले अगर हम देखेंगे यूनिट में क्या हो चुका है, तो यूनिट में पॉइंट नंबर 1 हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। क्या है पॉइंट नंबर 1? वो पहले की क्लासेस में आप जाकर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 था, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। और पॉइंट नंबर 3 आता है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में अगर बात करें हम घर्षण बल की, तो घर्षण बल को हमने डिटेल में पढ़ा था कि इसका क्या इतिहास रहा है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमने बहुत अच्छे से इसको चर्चा की थी और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते थे उन न्यूमेरिकल्स को भी हमने वहाँ पर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि सर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो आपके जहन में एक ही जवाब आएगा। आप कहोगे कि सर न्यूटन ही वो व्यक्ति है जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। आपने एक कहानी सुनी होगी कि न्यूटन साहब एक दिन क्या हुआ कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ से एप्पल गिरा उनके सिर पर। तब उनके माइंड में ये विचार आया कि ये एप्पल आखिरकार नीचे ही क्यों गिरा, इधर इधर या फिर ऊपर क्यों नहीं गिरा, या ऊपर क्यों नहीं चला गया आकाश में। ऐसा एक आपने कहानी सुनी होगी। तब उनके माइंड में विचार आया और तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो हम आपको ये बताएं कि ये जो कहानी है एकदम मनगढ़ंत कहानी है। लोगों ने अपने मन के हिसाब से इस कहानी को गढ़ लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि न्यूटन वो पहला व्यक्ति नहीं था जो ये बताएगा कि कोई वस्तु अगर नीचे गिरती है तो आखिरकार क्यों गिरती है। न्यूटन से भी पहले बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं, ऐसे दार्शनिक मौजूद थे जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे इसी गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर। और बहुत सारे फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर एक बल है जो हमेशा वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इससे संबंधित अर्थात गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बहुत सारे फिलोसोफर आए हैं जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं न्यूटन से भी पहले। इसका मतलब है कि न्यूटन से भी पहले बहुत से लोग या ज़्यादातर लोग ये जानते थे कि वस्तुएं पृथ्वी पर ही आकर गिरती हैं और इसके पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन उन सभी ने केवल सैद्धांतिक बात की थी, किसी ने भी गणितीय रूप में इसको प्रूव करके नहीं दिखाया। गणितीय रूप अगर सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो न्यूटन ने गणितीय रूप में इनको प्रस्तुत किया है। इन जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था इसको गणितीय फॉर्मेट में प्रूव करके दिखाया है, इसीलिए न्यूटन का नाम इसमें ज़्यादा फेमस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूटन ही वो पहला व्यक्ति है जिसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी दी। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक आए और बहुत सारे दार्शनिक ऐसे आए जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की डिटेल जानकारी दी है। चलिए हम इस कहानी को जानते हैं कि सर ये गुरुत्वाकर्षण बल की कहानी जो 350 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुई थी और ये 1687 ईस्वी में जो न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया उस वक्त आकर ये समाप्त होती है। तो हम पहले इस कहानी की चर्चा करते हैं। आखिरकार वो कौन सी कहानी है जो गुरुत्वाकर्षण बल के जन्म के लिए उत्तरदायी है। तो हम उस कहानी की स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे, जब से ईस्वी स्टार्ट हुई है उससे हम 350 साल पहले की बात करेंगे। देखो घर्षण बल में भी मैंने कहा था कि 350 साल पहले हम जाएंगे, और यहाँ पर जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की कहानी सुनने वाले हैं और इस मुझे उम्मीद है कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आपको बहुत आनंदित करेगी। आप एग्ज़ाम में तो हो सकता है कि शायद यहाँ से एग्ज़ाम में ना पूछे, लेकिन आपका रुझान फिजिक्स के प्रति और आपका इंटरेस्ट, आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी इसमें। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 350 ईस्वी पूर्व। 350 ईस्वी पूर्व अगर हम बात करें सर 350 ईस्वी पूर्व में, तो हमने एक महान दार्शनिक का नाम सुना था, उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु अरस्तु महान दार्शनिक था जिसने घर्षण बल के बारे में भी बताया था। मतलब अरस्तु के बारे में आप देखोगे तो विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखो बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, जूलॉजी का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तु ने आपने साइकोलॉजी में बहुत सारा काम किया है। कुल मिलाकर अरस्तु एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भौतिक विज्ञान,
रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अर्थात पूरे विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ही है, साथ ही साथ और अन्य विषय जैसे दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी है, उसमें भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आप बहुत जगह पर नाम सुनोगे अरस्तु का। अरस्तु अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देकर गया है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में रहा हो, चाहे दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में रहा हो, उसने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उसके योगदान को ही हम समझते हुए हमने जो घर्षण बल की चर्चा की थी वो भी अरस्तु से ही स्टार्ट की थी, और आज गुरुत्वाकर्षण बल की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हम आज अरस्तु से ही स्टार्ट करेंगे। देखो अरस्तु का अगर जन्म की बात करें कि सर इनका जन्म कब हुआ था, तो हम बात करेंगे 384 ईस्वी पूर्व। 384 ईस्वी पूर्व मतलब जब से ईस्वी स्टार्ट हुई है उससे 384 साल पहले अरस्तु का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हमने ये बताया था आपको कि अरस्तु किसके गुरु थे। आप ये अभी सोच कर रखो, तब मैं बताता हूँ। मृत्यु इनकी 322 ईस्वी पूर्व। देखो अगर अरस्तु की बात करें, ये अरस्तु किसके गुरु थे, तो ये सिकंदर के गुरु थे। इससे पहले वाली जो घर्षण वाली क्लास थी मैं उसमें बताया था, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ये मैंने एक सीक्वेंस बताया था, अगर कभी भविष्य में पूछ ले तो आप बता देना। तो हम बात करते हैं सर अरस्तु की। इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व मतलब जब से ईस्वी स्टार्ट हुई है उससे 384 साल पहले ही इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व हुई है। आप जानते हो कि सर 326 ईस्वी पूर्व मतलब इससे 4 साल पहले जब इनकी मृत्यु हुई है उससे 4 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईस्वी पूर्व, ये आपको याद होगा। और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उसी के 4 साल बीतने के बाद सिकंदर के गुरु अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इतने वर्षों के दौरान ये, अब अगर आप टाइम देखेंगे तो कितना हो गया, 2 और इधर 6, 62। अगर हम बात करेंगे सर 62 सालों का महत्वपूर्ण योगदान देकर गए हैं, और इनमें इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। हम बात करते हैं आज गुरुत्वाकर्षण की। सर गुरुत्वाकर्षण के बारे में अरस्तु ने क्या कहा था, तो देखो इन्होंने एक प्रयोग किया था। अरस्तु ने एक प्रयोग किया था, और प्रयोग करने के दौरान प्रयोग क्या था मैं अभी यहाँ चित्र बनाकर बताऊंगा आपको। पहले चलो चित्र बनाते हैं। देखो इन्होंने प्रयोग क्या किया था, इन्होंने 2 माध्यम लिए थे, एक ये गया और एक माध्यम इन्होंने लिया था दूसरा ये। यहाँ हम मानते हैं कि सर यहाँ पर एयर है, और यहाँ पर उन्होंने माना कि जल है, जल। उन्होंने माना कि इधर जल भरा हुआ है, इधर जल भरा हुआ है, और इस माध्यम में इसमें जल है और इसमें एयर है। तो हम ये जानते हैं बखूबी कि सर जल होता है वो सघन होता है, और एयर होती है वो विरल होता है। तो इन्होंने ये सघन माध्यम एक सघन माध्यम लिया, और एक लिया विरल माध्यम, एक विरल माध्यम लिया। अब इन्होंने अपना प्रयोग क्या किया, इन्होंने 2 बॉल ली, एक बॉल छोटी ली और एक बड़ी बॉल ली, 2 बॉल ली। इनका द्रव्यमान अलग अलग था। एक का द्रव्यमान देखो दिख रहा है, ये छोटी है तो इसका द्रव्यमान कम होगा, ये बड़ी है तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। अब इन्होंने जब गिराया तो पता चला कि सर ये वस्तु यहाँ आके जितना समय, मान लीजिए कोई टी समय रहा होगा, जितने समय में ये बड़ी वाली वस्तु यहाँ आ चुकी है और छोटी वाली वस्तु यहीं पर आ पाई, छोटी वाली वस्तु यहाँ आ पाई। इन्होंने देखा कि हम यहाँ मानते हैं कि सर ये वाली जो घटना है, ये वाली जो घटना है इसमें टी टाइम लगा है, टी टाइम। टी समय में ये छोटी वाली वस्तु यहाँ तक आ पाई है और ये बड़ी वाली वस्तु यहाँ तक आ गई। फिर यहाँ इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि इस संसार में जो वस्तु भारी होगी, जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो पहले गिरेगी, और जो थोड़ी हल्की होगी वो बाद में गिरेगी। दूसरा इन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला था, देखो ये चित्र है, ये तो सघन है, इससे थोड़ा ये विरल माध्यम रखा। अब अगर यहाँ देखा तो वही वस्तु थी, एक ये भारी वस्तु है बड़ी वाली और ये एक हल्की वस्तु है। अब इन्होंने देखा तो ये वाली भारी वस्तु जमीन पर आराम से पहुंच चुकी है, ये वाली भारी वाली वस्तु है वो जमीन पर पहुंच चुकी है, और ये अभी यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंच पाई है, और समय इसको टी ही लगा है। मतलब
जितना समय ये था, मतलब एक बार इन्होंने प्रयोग किया इस माध्यम में इन्हीं दोनों बॉल्स को लेकर, और एक बार प्रयोग किया इस माध्यम में इन्हीं दोनों बॉल्स को लेकर। तो सघन माध्यम में तो उन्होंने देखा कि देखो पहले भारी वस्तु नीचे पहुंच रही है और हल्की वस्तु बाद में आ रही है। यहाँ देखा कि देखो समय यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो भारी जो वस्तु थी वो जमीन पर पहुंच चुकी है और हल्की वस्तु है वो अभी जमीन पर नहीं पहुंची है। तो देखो इन दोनों में ही भारी वस्तु पहले गिरी है और हल्की वस्तु बाद में गिरी है। लेकिन यहाँ एक बात बताई थी कि देखो ये सघन था, ये सघन का मतलब होता है गाढ़ापन। ये सर यहाँ गाढ़ापन ज़्यादा है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हवा है, यहाँ तो गाढ़ापन है नहीं। तो ये देखा कि जितने समय में सघन माध्यम में वस्तु छोटी वाली यहाँ से यहाँ तक आ पाई, उतने समय में ये यहाँ से यहाँ तक गिर गई, और भारी वाली वस्तु सघन माध्यम में यहाँ तक आ पाई थी इस टी समय में यहाँ से यहाँ तक आ पाई थी, और इसी टी समय में विरल माध्यम में ये वस्तु जमीन तक पहुंच गई। तो यहाँ से दो निष्कर्ष उन्होंने निकाले, दो बातें उन्होंने बोली। इन्होंने कहा था कि जो वस्तु भारी होगी वो वस्तु पहले गिरेगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे तो इस माध्यम का मतलब माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करेगा। जितना माध्यम घना होगा वस्तु उतने उतने धीरे से गिरेंगी, और जितना माध्यम विरल होगा उतना तीव्र गति से गिरेंगी। दो बातें इन्होंने यहाँ से निकाली थी। मैं दोनों बातें लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। देखो यहाँ से अरस्तु ने क्या कहा, तो कहा अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं को गिराया जाए तो जो वस्तु भारी होगी वह जमीन से पहले टकराएगी। तो अरस्तु ने कहा था कि भाई जो वस्तु भारी होगी वो पहले टकराएगी और जो वस्तु हल्की होगी वो बाद में टकराएगी। तो इतनी ही बात से समझ जाएंगे कि जो हल्की होगी वो बाद में टकराएगी। तो हम लिखना चाहो तो लिख लो, जो हल्की होगी वह बाद में टकराएगी। दो यहाँ से इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। दो निष्कर्ष की बात करते हैं तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकाले थे। इन्होंने कहा था कि ये जो वस्तुएं नीचे गिर रही हैं इनका कुछ गिरने का वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ पर ये गिर रही है, ये गिर रही है, तो इनका गिरने का कुछ वेग होगा ना। तो हम कहेंगे सर ये गिरने का वेग लिख दे रहा हूँ सीधा मैं वेग लिख देता हूँ। वेग v समानुपाती होता है द्रव्यमान। मतलब ये है, इन्होंने कहा था कि जो ज़्यादा भारी होगी उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो जिसका वजन ज़्यादा है वो जल्दी भागेगी और जो हल्की है वो धीमे धीमे भागेगी, इसीलिए पीछे रह गई होगा। एक बात तो ये बोली थी, और दूसरी बात बोली थी कि v समानुपाती होता है घनत्व, माध्यम का घनत्व। लिख देता हूँ पूरा, माध्यम का घनत्व। ये दो बातें निकाल कर उन्होंने दी थी। अगर हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने ये दो बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिरेंगी तो सर जो भारी होगी वो पहले गिरेगी और जो हल्की होगी वो बाद में गिरेगी। दूसरी बात इन्होंने ये कहा था कि जो वस्तुएं गिर रही हैं उनका जो वेग है, वेग दो बातों पर निर्भर करता है। पहला द्रव्यमान और दूसरा माध्यम का घनत्व। घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने यहाँ लिखा तो है घनत्व, लेकिन यहाँ घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती लिखना चाहिए था, 1/, घनत्व ऐसे लिखना चाहिए था। घनत्व इस तरह से लिखना चाहिए था, वो मैंने केवल घनत्व लिखा हुआ। ये है कुल मिलाकर, ये है घनत्व, यहाँ नीचे आएगा। इसका मतलब घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। सर घनापन जितना ज़्यादा करोगे वस्तु का वेग उतना कम हो जाएगा, मतलब जितना ये घना होगा उतना धीमे धीमे गिरेगी, जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उतना धीमे धीमे गिरेगी, और जितना ज़्यादा सर पतला होगा उतना जल्दी गिर जाएगी। तो इसका मतलब दो निष्कर्ष निकाले थे कि जो वस्तु गिर रही है उनकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो द्रव्यमान के तो समानुपाती है,
और उनके घनत्व के, जो माध्यम का घनत्व है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। इन्होंने ये कहा था कि सर ये जो अंतर आ रहा है, अंतर क्यों आ रहा है, इस माध्यम में ये जो कण हैं, माध्यम के कण हैं, वो इनको रोकते हैं, वो इनको लगातार रोकते हैं। और इन्होंने कहा था न्यूटन ने, इन्होंने अरस्तु ने इसी के साथ एक बात और कही कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात, ये पूरी पृथ्वी पर लागू है। इन्होंने कहा था कि पूरी पृथ्वी पर चाहे कहीं पर भी चले जाओ, पूरी पृथ्वी के लिए ये सार्वभौमिक है। तो हम कहेंगे कि अरस्तु के ये नियम पूरी पृथ्वी के लिए, अरस्तु के नियम पूरी पृथ्वी के लिए दिए गए थे। मतलब अरस्तु ने ये जो नियम दिए थे, ये कहा था कि भाई पूरी पृथ्वी पर ऐसा ही सिस्टम चलता है, पृथ्वी के चाहे किसी भी कोने में चले जाओ ऐसा ही सिस्टम चलता है। लेकिन आज अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है। धीमे धीमे वैज्ञानिक आएंगे और अपनी अपनी बात बोलेंगे। हम अरस्तु के बारे में इतनी बात करें, अब इसके आगे और चलते हैं, इसके आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम कहानी को आगे समझते हैं कि वो कहानी जो 350 ईस्वी में अरस्तु से स्टार्ट हुई। देखो ये मैंने टाइमलाइन लिख दी है, इसी कहानी की जो मैंने सुनाता जा रहा हूँ इसकी ये टाइमलाइन लिखी है। अब हमने जो कहानी स्टार्ट की थी 350 ईस्वी पूर्व में, वो कहानी पहुंच चुकी है 99 ईस्वी पूर्व से 55 ईस्वी पूर्व में। तो हम बात करेंगे कि सर 99 ईस्वी पूर्व से लेकर 55 ईस्वी पूर्व, इस ईस्वी के दौरान, इस समय के दौरान एक व्यक्ति था जिसका नाम था ल्यूक्रेटस नाम का व्यक्ति था। इसने क्या कहा, इसने भी कि जो वस्तुएं गिर रही हैं, तो किसी भी वस्तु को छोड़ दो पृथ्वी पर ही आके गिरेगी। इसके बारे में जैसे कि अरस्तु ने अपनी बात बोल दी, तो जो भारी है वो पहले गिरेगी। इन्होंने क्या बोला, ल्यूक्रेटस ने कहा था कि अरस्तु ने जो भी बात बोली है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। उसमें एक बात ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर उन द्रव्यमान वाली वस्तुओं को स्पेस में ले जाएंगे, निर्वात में ले जाएंगे, तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर गिरेंगी। बस इतनी एक्स्ट्रा बात बोली। मतलब अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने ये बताया कि स्पेस में हर एक वस्तु एक समान ही गिरती है, दोनों वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो, दोनों एक साथ गिरेंगी, ऐसी सबसे पहली बात किसने की थी, वो की थी ल्यूक्रेटस ने। तो इन्होंने क्या बोला वो हम इसको लिखते हैं। इनके अनुसार अरस्तु के नियम सत्य थे, लेकिन निर्वात में ये नियम लागू नहीं होते हैं। क्यों नहीं लागू होते हैं? इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि निर्वात में हल्की भारी दोनों वस्तुएं एक साथ गिरती हैं, एक साथ गिरती हैं। ये ल्यूक्रेटस नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इस बात को कहा। इसका मतलब इन्होंने अरस्तु को समर्थन दिया, अरस्तु से ये सहमत थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, अरस्तु ने जो बातें कही हैं वो ठीक है, लेकिन ये बातें अनंत आकाश में अगर चले जाएंगे, अगर निर्वात में चले जाएंगे, तो वहाँ इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वहाँ द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वस्तुएं एक साथ जमीन पर गिरेंगी अगर आप अनंत आकाश में चले जाओगे तो हम यहाँ बात, अगर आपसे ये पूछ ले कि वह कौन व्यक्ति था, वह कौन सा दार्शनिक था जिसने ये कहा था कि निर्वात में वस्तुएं एक साथ, चाहे हल्की हो चाहे भारी, वो एक साथ जमीन पर गिरेंगी, तो वो कहा था ल्यूक्रेटस ने। अब ये कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। अब कहानी पहुंचती है 46 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी। देखो मैंने ये जो लिखा है 99 ईस्वी पूर्व से 55 ईस्वी पूर्व का मतलब है
कि ल्यूक्रेटस का जन्म 99 ईस्वी पूर्व हुआ था और 55 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने पूरे जीवन काल में जो भी इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात बोली वो मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं ये वाली लिख रहा हूँ कि 46 ईस्वी पूर्व से लेकर 120 ईस्वी, नहीं 46 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी, इसका मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति था प्लूटार्ट, एक व्यक्ति था। अब हम बात करते हैं कि 46 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी, यहाँ पर कौन व्यक्ति था? यहाँ था व्यक्ति एक यूरोपीय दार्शनिक प्लूटार्ट ये था दार्शनिक। अब इसका जन्म 46 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 120 ईस्वी में हो गई थी। तो इसके पूरे जीवन काल में इसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो भी कहा होगा वो हम यहाँ बताएंगे। तो इन्होंने क्या कहा गुरुत्वाकर्षण के बारे में? प्लूटार्ट ने क्या कहा? प्लूटार्ट ने ये कहा कि अरस्तु ने जो भी बात बोली थी उसमें कुछ गलतियां हैं। अरस्तु की जो भौतिकी थी उसको इन्होंने झुठला दिया। इन्होंने कहा कि अरस्तु ने ये कहा है कि जो वस्तु गिरेगी वो पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से गिरती हैं, चाहे कहीं पर भी ले जाओ। लेकिन प्लूटार्ट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर पृथ्वी पर हम ये वाला जो प्रयोग है अगर जगह बदल देंगे तो ये वस्तु भी अलग प्रकार से गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। अर्थात पृथ्वी का तो गुरुत्वाकर्षण है, हर एक चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो जगह बदलने के साथ साथ बदल जाता है। तो प्लूटार्ट ने ये कहा था, देखो अरस्तु ने कहा था समान रूप से गिरती हैं, पूरी पृथ्वी पर समान रूप से गिरेंगे। लेकिन प्लूटार्ट ने क्या कहा कि नहीं भाई साहब, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हर जगह बदलता रहता है। आज अगर आप देखते हो गुरुत्वीय त्वरण का मान तो सर हर स्थान पर पृथ्वी पर अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से प्लूटार्ट ने भी बोला था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो स्थान बदलने के साथ ही बदल जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इन्होंने अरस्तु की भौतिकी को नकार दिया तथा इन्होंने कहा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है, ऐसी बात इन्होंने बोली। तो प्लूटार्ट नाम का एक दार्शनिक था, उसने कहा कि भाई पूरी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक समान नहीं है, जबकि अरस्तु कह रहे थे कि भाई पूरी पृथ्वी पर एक समान है। तो बस इन्होंने कहा कि अरस्तु की बात गलत थी, मेरी बात सत्य है। इन्होंने भी कोई प्रयोग किए होंगे तो उनके आधार पर इस बात को बोला और इतने दावे से बोला कि भाई मैं सत्य बोल रहा हूँ। और हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सही कह रहे थे, क्योंकि आज गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। तो इनकी बात हो गई। अब हम ये कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है 598 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी। तो यहाँ भी कौन व्यक्ति था? यहाँ एक भारत का व्यक्ति था। 598 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी। आप कहोगे सर यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर एक भारतीय था, भारतीय दार्शनिक। कुल मिलाकर पहले जो भारत के भी विद्वान लोग थे वो काफ़ी साइंस के बारे में जानकारी करते थे। आज के विद्वान कैसे हैं? अंधभक्त वाले, आशीर्वाद दे देंगे कि आपने जलेबी नहीं खाई है, जलेबी खाओ कृपा आ जाएगी, ऐसे हैं। लेकिन पहले के दार्शनिक ऐसे नहीं थे, वो विद्वान है, संत महात्मा भी इनको बोल सकते हैं। भारतीय दार्शनिक कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे भाई साहब, दत्त नहीं थे, ब्रह्मगुप्त। अब इन्होंने क्या बोला? देखो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली ब्रह्मगुप्त ने। इन्होंने कहा था कि देखो मैं एक चित्र बनाता हूँ इनकी बात को समझाने के लिए। ये है पृथ्वी। अगर मान लो पृथ्वी पर एक पेड़ खड़ा है, ये खड़ा है पृथ्वी पर पेड़, तो ये जो पेड़ है अगर आप यहाँ कहोगे तो ये पेड़ पता किस तरह से होगा? इस तरह से होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो ये पेड़ यहाँ इस तरह से होगा। सर ये वाला पेड़ यहाँ कैसे होगा? ये इस तरह से होगा। और सर ये पेड़ यहाँ कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा। अब इन्होंने ये बताया मंदिरों का इन्होंने उदाहरण दिया था। मैंने यहाँ पेड़ बना दिया, इन्होंने मंदिर कहा था।
मंदिरों को लेकर चर्चा की थी कि जो मंदिर खड़ा है, तो हमने बोल लिया पेड़ खड़ा है। तो पेड़ खड़ा है, तो इन्होंने ये कहा था कि देखो ये पेड़ है, अगर इसका जो फल है, फल गिरेगा तो तुम तो कहोगे सर ये इधर गिरना चाहिए, इधर गिरना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसका फल जितने भी होते हैं सब गिरते हैं तो आखिर चिपकते कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर आके गिरते हैं। इसका भी अगर तुम कहोगे सर ये तो जैसे उल्टा है, अगर ये इसका फल गिरेगा तो सर नीचे जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है कि सर इसका भी फल गिरता है तो ऊपर ही चिपकता है आकर पृथ्वी पर। अरे अगर आज हम अगर यहाँ जमीन पर बात करेंगे कि जो भी चीज गिरती है नीचे गिरती है, तो तुम कहोगे सर नीचे ही तो गिरेगी और कहाँ जाएगी, नीचे ही तो गिरेगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन तुम केवल इस वाली कंडीशन को देखते हो, जब तुम्हारे माइंड में ये वाली और ये कंडीशन आएगी तो एक अद्भुत ही तुम्हारा दिमाग घूमेगा, तुम्हारा दिमाग इस बात पे घूमेगा कि यार ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे हो गया, यहाँ चलेगा दिमाग, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जो जो तुम्हारी जो उसकी जो एप्पल की कहानी है, एप्पल की कहानी इसी पेड़ को माइंड में लेकर ही तो सब सोचते हैं। लेकिन इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं कि सर ये कंडीशन हो सकती है। इन कंडीशंस को लेकर जो दार्शनिक थे वो इन कंडीशंस को लेकर सोच रहे थे। अरे ये कंडीशन पे तो कोई आदमी नहीं सोचेगा, सामने पेड़ खड़ा है तो वो नीचे ही गिरेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन हाँ भाई साहब, इन कंडीशंस को लेकर दार्शनिकों ने सोचा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो भाई ये है, इसके भी फल जमीन पर ही आके गिरेंगे, यहाँ आके गिरेंगे, इसके भी यहाँ, इसके भी यहाँ और इसके भी यहाँ। इसका मतलब है कि सर पृथ्वी है ना, पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ ही खींचती है और एक फोर्स लगाती है। इन्होंने क्या था कि पृथ्वी एक तरह से गोल है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल होने के कारण उस पर जो वस्तु होगी वो उसी की आधार पर इस तरह से लटकी हुई हो सकती हैं, आपको लटकी हुई लग सकती हैं, तिरछी लग सकती हैं, सब तरीके की हो सकती हैं। लेकिन उन हर एक वस्तु पर पृथ्वी एक बल लगा रही है। पृथ्वी के पास एक क्वालिटी है, गुण है, जिस गुण के कारण हर एक वस्तु को वो अपनी तरफ खींच के रखता है, ऐसा उन्होंने बोला था। इन्होंने कहा था कि ये गुण पृथ्वी का बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पानी के अंदर एक बहने का गुण होता है। इन्होंने कहा था कि जिस तरह से पानी के अंदर एक गुण है कि पानी बहता है, वैसे ही इन्होंने कहा था कि भाई पृथ्वी के अंदर एक गुण है कि ये हर एक द्रव्यमान वाली वस्तु को खींच कर रखती है, पकड़ के रखती है, जाने नहीं देती है। तो हम बात कहेंगे सर इन्होंने क्या बोला, तो हम कहेंगे इन्होंने पहली बात तो हम इन्होंने सर्वप्रथम देखो इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था। शब्द क्या था, इन्होंने वेदों से एक शब्द निकाला। क्या निकाला, गुरुत्वाकर्षणम, गुरुत्वाकर्षणम। ये जो शब्द है संस्कृत का शब्द है गुरुत्वाकर्षणम, ये निकाला था उन्होंने वेदों से। और इन्होंने कहा था, तो अब आप ये बोलते सर इन्होंने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षणम शब्द यूज किया, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षणम शब्द का इस्तेमाल इन्हीं ने किया था। और इन्होंने क्या कहा था भाई साहब, तो जो कहा है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। हम कहेंगे कि पृथ्वी, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के पास एक गुण है, गुण होता है जिसके कारण वह प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये भी आगे बोला था कि ये गुण बिल्कुल वैसे है जैसे कि पानी के अंदर एक बहने का गुण होता है। मतलब इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के पास एक गुण है जिस गुण के कारण वह हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींच के रखती है, ये भी भाई जान गए, इसको भी गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी तो ये दे गए, न्यूटन तो अभी आए भी नहीं है। कहाँ की बात चल रही है सर, यहाँ की चल रही है, 668 ईस्वी की बात चल रही है। न्यूटन आएंगे 1687 ईस्वी में। इसका मतलब सर ये तो बता, ये जो न्यूटन की बात हम करते हैं कि उन्होंने एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा, पहली बात तो एक बात बताओ, एप्पल का पेड़ कैसा होता है, झाड़ीनुमा होता है, अपने नीम या बरगद जैसा तो होता नहीं, झाड़ी जैसा होता है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि झाड़ियों में न्यूटन कर क्या रहा था। पहली बात तो ये सोचने वाली बात है कि झाड़ियों में करने क्या गया था जो वहां पर एप्पल उसके ऊपर गिरा। तो कुल मिलाकर ये मनगढ़ंत कहानी है, न्यूटन से पहले ये सब बता चुके हैं ये लोग। देखो ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया कि ये पृथ्वी के पास एक गुण होता है, एक गुण है, और जो ये इस गुण के कारण पृथ्वी हर एक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी तरफ खींचती है।
ऐसा इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने बताया और एग्जाम्पल के माध्यम से बताया और एक चित्र बनाकर बताया कि देखो इस तरह से गोल है पृथ्वी। अगर आपसे ये पूछ ले कि वह कौन दार्शनिक है जिसने पृथ्वी को गोल माना है, पृथ्वी को गोल कहा है, तो यही है ब्रह्मगुप्त। इसने पृथ्वी को गोल माना है और इस पर वस्तुओं को इसने दिखाया था। मैंने यहाँ पर पेड़ दिखाए हैं, उन्होंने मंदिर दिखाए थे कि देखो ये मंदिर खड़ा है, ये मंदिर खड़ा है, ये मंदिर खड़ा है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा भाई, इतना भारी है नीचे क्यों नहीं गिर रहा। अगर आप बात करें कि सर माउंट एवरेस्ट है, इतना भारी पर्वत है, वो अगर उल्टा है तो नीचे क्यों नहीं गिर रहा, गिरना चाहिए ना। तो उन्होंने इन कंडीशंस को लेकर ही विचार माइंड में लाए कि आखिरकार कोई वस्तु है पृथ्वी की ही तरफ क्यों आती है, पृथ्वी की ही तरफ क्यों आती है। तो इसके पीछे इन्होंने कहा था कि सर ये शब्द है गुरुत्वाकर्षणम। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर, फिर इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के अंदर एक गुण है, गुण, जिस गुण के कारण हर एक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है और इस गुण को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की जानकारी दे दी इन्होंने। जो न्यूटन ने फिर क्या किया था, सर न्यूटन का इतना नाम लेते हैं भाई, न्यूटन ने मैथमेटिकली उस चीज को प्रूफ करके दिखाया, फॉर्मूला निकाल के दिया। फॉर्मूला किसी ने नहीं बताया, सब सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं कि पृथ्वी के पास ऐसा गुण है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। खोज लिया गया गुरुत्वाकर्षण भाई साहब, लेकिन गणितीय मैथमेटिकली उसको प्रूफ करके फॉर्मूला निकाल के वो न्यूटन ने दिया था, इसीलिए न्यूटन का नाम फेमस है। लेकिन न्यूटन तक अभी पहुंचने के लिए अभी कहानी काफी बची हुई है, तो हम इस कहानी को यहाँ तक आगे बढ़ाते हैं। तो आपने यहाँ तक की कहानी देखी, अभी इसकी आगे और कहानी है और इसको आज इसी तरह से सुनते रहना, आपको आनंद आएगा। बेशक यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग और गुरुत्वाकर्षण को लेकर आपको एक अलग ही एक अद्भुत कॉन्सेप्ट बनेगा। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे की कहानी पढ़ता हूँ। अब ये कहानी पहुंचती है 1114 ईस्वी से लेकर 1185 ईस्वी के बीच। तो हम यहाँ बात करते हैं सर, ये कहानी 1114 ईस्वी से 1185 ईस्वी यहाँ तक पहुँचती है। आप कहोगे सर इस डेट में कौन था, कौन आया, तो इसमें आया था आपके भास्कराचार्य। ये भारत के थे, ये भी भारत के थे, भारत के ही विद्वान थे भास्कराचार्य। आप कहोगे सर भास्कराचार्य ने क्या बोला, तो भास्कराचार्य ने कुछ नई बात नहीं बोली। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो भी ब्रह्मगुप्त कह के गए हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ब्रह्मगुप्त की जो बात है उनको रिपीट कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी के पास एक गुण है जिसके कारण वह प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, लो, इन्होंने भी वही बात बोल दी जो ब्रह्मगुप्त बोल के गए थे। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के पास एक गुण है, पृथ्वी के अंदर एक गुण है जिस गुण के कारण पृथ्वी हर एक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। यही बात बिल्कुल भास्कराचार्य ने बोल दी, रिपीट कर दी एज इट इज। अब हम बात करते हैं, इससे भी आगे कहानी चलती है सर 1533 ईस्वी। आप बात करते हैं 1533 ईस्वी। तो यहाँ पर एक जर्मन फिलोसोफर था, इसका नाम था पेट्रस एपियानस, जर्मन फिलोसोफर। यहाँ पर जर्मन फिलोसोफर मतलब दर्शन शास्त्री पेट्रस एपियानस। अब तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि सर इतने खतरनाक नाम आप लिख रहे हो, क्या हमको याद करने? ये याद नहीं करने, बस कहानी सुननी है। आखिरकार गुरुत्वाकर्षण की कहानी क्या है, इसको सुनना है और 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, कहानी माइंड में बैठ जाएगी और आपका इंटरेस्ट जगेगा। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ, आपको आनंद आएगा। कुल मिलाकर ये है, तो आप इस कहानी को बस सुनते जाइए। तुम कहोगे सर इतने भारी भारी नाम आ रहे हैं, कैसे याद करेंगे? अरे नहीं याद करने हैं भाई साहब, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, अगर भविष्य में कोई विद्वान सामने टकरा गया, वो वैसे नॉर्मली सवाल पूछ सकता है। जैसे होते ना बुजुर्ग घर पे आते हैं तो कहते हैं अच्छा बच्चा पढ़ते हो, तो बताइए ये वाली बात, 1.25 और 2.25 कितने हो गए? ऐसे सवाल उनके पास रहते हैं। उनका जवाब भी आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं, उनका जवाब ऐसे ही देते हैं, सुधर जाते हैं 2 मिनट में।
तो पेट्रस एपियनस, ये कहानी यहाँ पहुँचती है। पेट्रस एपियनस जर्मन का एक दर्शन शास्त्री था। इसने क्या कहा 1533 ईस्वी में, इसने पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है इसको एक्सप्लेन किया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को पहली बार एक्सप्लेन किया। हम तो यहाँ कहेंगे इसने क्या किया, इसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पहली बार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को पहली बार एक्सप्लेन किया, EXPLAIN, एक्सप्लेन किया। तो इन्हें बताया था, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था। इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया था, देखो एग्जाम्पल तो ये लिया था, वो मैं अभी बताता हूँ तुमको। एक ऐसे मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ जैसी संरचना है और ये पहाड़ है इस तरह से, यहाँ कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति मान लीजिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये कोई व्यक्ति है हंसता मुस्कुराता, ये हो गया भाई। इन्होंने क्या था एग्जाम्पल है, इन्होंने कहा था कि भाई गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव किस तरह से पड़ता है वो हम आपको समझाते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, इन्होंने कहा कि भाई साहब जब कोई व्यक्ति ढलान पर उतरेगा, देखो जब हम सीधे खड़े हैं परपेंडिकुलर हैं तो हमारे ऊपर बल लगेगा तो एकदम परपेंडिकुलर ही लग रहा है। तो हम ऐसे सीधे खड़े हैं तो कम से कम ऊपर से अगर कोई मान लीजिए कि सर ऊपर से बरसात हो रही है और अगर हम सीधे खड़े हैं तो बरसात की जो बूंदें होंगी वो हमारे केवल सिर पर गिरेंगी और शायद हमारा बाकी का जो शरीर है, हम ये मानते हैं कि बरसात एकदम सीधी हो रही है तो कहीं ना कहीं बच जाएंगे, तो कम हम भीग पाएंगे। और अगर हम टेढ़े हो गए तो भाई साहब एरिया बढ़ जाएगा, फिर इतने एरिया पर गिरेंगी बरसात की बूंदें। वैसे इन्होंने कहा कि देखो अगर एक ढलान वाले जगह पर एक कोई व्यक्ति चलता है तो होता क्या है कि वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसके कारण जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह से नीचे की तरफ काम करता है। बिल्कुल तुम ऐसे समझो कि बरसात की बूंदें, बरसात हो रही है तो अगर बरसात हो रही है आप सीधे खड़े हो जाओगे तो बूंदें कम पड़ेंगी, केवल सिर पर गिरेंगी। और अगर तुम थोड़े से तिरछे हो जाओगे तो भाई पीठ पर भी गिर जाएंगे, तुम तिरछे हो जाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा। यही इन्होंने कहा था कि देखो ढलान पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके तिरछे होने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का वो है वो हमारी जो बहुत कम बॉडी पर लग रहा था जब हम सीधे थे, अब हम तिरछे हो गए तो हमारी पूरी बॉडी पर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पूरी बॉडी पे लगने के कारण वो आगे की तरफ हमको धक्का देता है, आगे की तरफ हम कहीं गिर न जाएं। गुरुत्वाकर्षण लग गया ना तो हमारे पूरी ऊपर की बॉडी पूरी आगे की तरफ झुकाव हो जाता है, तो हम आगे की तरफ गिर न जाएं इसलिए हम पीछे की तरफ थोड़ा सा बल लगा के रखते हैं। और इन्होंने कहा था कि वो हमें एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ता है पीछे की तरफ ताकि हम बैलेंस में रहें, हम गिरे नहीं। और जब हम नीचे उतरते हैं तो थक जाते हैं। नॉर्मल सड़क पर चलेंगे तो इतना नहीं थकेंगे, लेकिन हाँ इस पर चलेंगे, देखो ढलान पर चढ़ो चाहे मतलब उतरो चाहे चढ़ो, दोनों ही कंडीशन में ये गुरुत्वाकर्षण बल एरिया ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब इसका प्रभाव बढ़ जाता है, तिरछा होने पर प्रभाव बढ़ जाता है और यही कारण है कि तुम यहाँ पर थक जाते हो। ढलान वाला अगर वो मान लीजिए कि ढलान वाला है रास्ता तो तुम कहो सर अब तो ढलान आ गया, अब तो मजे आएंगे आराम से बिना ताकत के नीचे बढ़ जाएंगे। भाई साहब ढलान वाले पर और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, अपना बैलेंस साधना पड़ेगा। इसी भी बात को तो एक्सप्लेन किया था पेट्रस एपियनस ने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को पहली बार एक्सप्लेन किया। इसने कहा था कि ढलान वाली, मैं इस बात को लिख नहीं रहा हूँ कि समझ लो इसको, कि ढलान वाली वस्तु पर कोई व्यक्ति चलेगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बिना लिखे उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हम लिखेंगे यदि यदि कोई व्यक्ति ढलान वाले सतह पर चलता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा वह व्यक्ति खुद को थका हुआ महसूस करता है
थका हुआ महसूस करता है, ये इन्होंने ये बात बोल दी थी कि थका हुआ महसूस करता है। तो हमने समझ लिया कि सर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा था गुरुत्वाकर्षण का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, समझा दिया भाई। गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव रहता है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ढंग से। अब इसके बाद एक और व्यक्ति आए हैं, स्टीविन, साइमन स्टीविन। हम बात करते हैं 1585। आगे ये कहानी थोड़ा और बढ़ती है, 1585 ईस्वी आती है, 1585 ईस्वी। इस ईस्वी में एक व्यक्ति है साइमन स्टीविन, यूरोपीय व्यक्ति था, यूरोप का। साइमन स्टीविन, साइमन स्टीविन। इसकी कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है। साइमन स्टीविन क्या था कि ये हम आपको बताते हैं, एक शहर है जिसका नाम है, इसका नाम आपके लिए क्वेश्चन है कि इस शहर का नाम आप मैप पर जरा ढूंढ के दिखाओ। डच शहर कहाँ पर है? डच एक कंट्री है कि शहर है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। डच शहर, ये है डच शहर। तो साइमन स्टीविन ने क्या कहा? साइमन स्टीविन ने 1585 ईस्वी में डच शहर का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, राजनीतिज्ञ। क्योंकि उस वक्त का जो भी बातें आप बता रहे हो, जो भी कुछ नियम कायदा कानून बता रहे हो, तो वो कम से कम एक ऐसे आदमी की नज़र में तो होने चाहिए जो ऊपर जाके सुधार करवा दे। साइमन स्टीविन ये कहते थे कि भाई साहब, अरस्तु ने जो भी बातें बोली थी वो गलत थी। अरस्तु बिल्कुल गलत बोल के गए, अरस्तु की एक एक बात गलत है। तो वो जो पॉलिटिशियन था उसने कहा था कि अच्छा गलत है तो प्रूफ करके दिखाओ। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको प्रूफ करते हैं। एक उदाहरण, आपको एक सामने प्रदर्शन करके दिखाएंगे और उसमें आप भी शामिल होंगे और उसके माध्यम से हम प्रूफ करेंगे कि अरस्तु सरासर गलत थे। तो इन्होंने क्या कहा, तो हम बोलेंगे सर वो, हम यहाँ लिखते हैं कि डच शहर का एक राजनेता इसका नाम था डी ग्रूट। अब आपको याद आएगा आई एम ग्रूट, वो एवेंजर का आई एम ग्रूट नहीं है, वो पौधा, ये डी ग्रूट है। तो डी ग्रूट, डच शहर का एक राजनेता डी ग्रूट था जिसके सामने स्टीविन ने अरस्तु को गलत सिद्ध करने के लिए एक प्रदर्शन किया। अब आप कहोगे सर क्या प्रदर्शन किया था? तो देखो कहाँ पर हम बनाएं, इधर बना देते हैं। इन्होंने क्या प्रदर्शन किया था, यहाँ बना दे, चित्र यहाँ पर बना, देख लेना आप। इन्होंने क्या था कि चलो भाई चढ़ो, 30 फीट ऊपर चढ़ो, FWT, 30 फीट ऊपर चढ़ गई है। यहाँ पर ये खड़े हैं भाई वही व्यक्ति, ये साइमन स्टीविन है और ये ग्रूट है, ये राजनेता, और इसके हाथ में भी कुछ पकड़ाएंगे। इसने एक बॉल अपने हाथ में ली और इस ग्रूट के हाथ में 10 गुनी बॉल रखी, 10 गुनी भारी कांच की बॉल ली, कांच की, ये ग्रूट है। एक बॉल इसने अपने हाथ में ली, देखो 30 फीट ऊंचाई पर ये चले गए और नीचे एक बिछा दी इस तरह से प्लेट। ये ऐसी प्लेट है कि इस पर अगर कोई वस्तु गिराएंगे तो आवाज करेगी। तो इसको, ये 10 गुना है, अगर ये 1 किलोग्राम की है तो ये 10 किलो की है। इन्होंने कहा कि दोनों बॉल पकड़ लो। इस साइमन स्टीविन ने बोला कि मेरे साथ गिराओ इसको। जब इसने गिराया तो देखा कि वस्तु यहाँ पर जाके गिरी और ये जो वस्तु है, दोनों वस्तुएं जो गिरी तो गिरने की आवाज हुई। जब गिरती हैं किसी सतह पर गिरेंगी तो आवाज होगी। तो इसने कहा था साइमन स्टीविन ने कि देखो मेरे साथ इस बॉल को गिराना। पहली बात तो याद रखना कि ये कांच की बॉल थी, 2 कांच की बॉल ली थी, एक नीचे प्लेट बिछा रखी थी जिसमें कांच की बॉल लगेगी तो आवाज करेगी, तो वो प्लेट थी। 30 फीट ऊंचाई पर ये चढ़ गई और एक बॉल पकड़ा दी इनको और एक बॉल पकड़ा दी आप इतने खुद ले ली और कहा कि मेरे साथ इस बॉल को गिराओ। तो जब इसने गिराया तो पता चला कि इनके गिरने की जो आवाज थी एक साथ आई, दोनों बॉलों को गिरने की आवाज एक साथ आई। तब इन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने क्या कहा था कि अरस्तु जो बात बता के गए हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे सामने अभी प्रूफ हुआ है कि जब वस्तु एक भारी है तुम्हारे पास, हमारे पास हल्की वस्तु है और हमने गिराई है तो इनकी आवाज गिरने कैसी आई है? एक साथ आई है।
इसका मतलब अरस्तु की बात गलत थी। वस्तुएं एक समान, इसका मतलब वस्तुएं जो गिरती हैं ना, वस्तुओं का जो गिरना है वो गिरना उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए कुछ अलग ही चीज होती है, इसके लिए कुछ अलग होती है। पृथ्वी के अंदर जो एक बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उस गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर भी एक कोई क्वालिटी होनी चाहिए, कोई या तो ऐसी क्वालिटी होगी जो जिस पर ये डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इन्होंने इस बात को प्रूफ किया और ये बात सही भी निकली है। अब तुम भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहो तो खुद अपनी 2-3 मंजिल ऊपर छत पर चले जाना और एक हल्की और एक भारी वस्तु ले लेना, लेकिन लेना ऐसी वस्तु जो एक ही पदार्थ की बनी हो। या तो कांच कांच की लेना, लोहे लोहे की लेना, एक जैसी लेना। ऐसा मत ले लेना कि एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और एक सर कागज ले लिया। हमने लोहे का टुकड़ा, वो तो पहुंच गया, कागज लहरा रहा है। इस तरह से एग्जाम्पल मतलब ऐसे प्रैक्टिकल करने मत बैठ जाना। समान धातु की या समान चीज की कोई 2 टुकड़े लेना, एक भारी लेना एक हल्का लेना, छोड़ देना, एक साथ छोड़ना, एक साथ ही जाके जमीन पर गिरेंगे। तो ये बात इन्होंने साइमन स्टेविनी ने प्रूफ करके दिखाई और कहा कि भाई अरस्तु गलत थे। इनको भी समर्थन मिला है एक व्यक्ति के माध्यम से। इन्होंने जो भी बात बोली है। अब आएगा अगले गैलीलियो। गैलीलियो ने एक उदाहरण, गैलीलियो ने भी एक प्रयोग किया है। गैलीलियो ने भी प्रयोग किया है, उस प्रयोग को मैं चलो अभी बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि उम्मीद है अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। तो अब यहाँ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर गैलीलियो ने भी जो स्टेविन थे इनकी बात को समर्थित किया। गैलीलियो ने कहा कि हाँ भाई स्टेविन सही कह रहा है, क्योंकि उन्होंने भी एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में भी इन्होंने देखा कि हाँ भाई स्टेविन की बात बिल्कुल ठीक है, दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर आके गिरती हैं। इन्होंने क्या प्रयोग किया था तो देखते हैं। बात करते हैं 1589 ईस्वी। 1589 ईस्वी, 1589 से 1592, ये जो 3 सालों के दौरान यहाँ था गैलीलियो गैलीनी, एक ये व्यक्ति था। आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, वही गैलीलियो है ये। इसने क्या किया, ये उस वक्त अगर बात करें इतने समय की, तो उस वक्त क्या था, पीसा विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे। ये अगर हम बात करें इस समय की, तो ये पीसा विश्वविद्यालय है। पीसा, देखो तुमने नाम सुना होगा, पीसा की झुकी हुई मीनार, आपने देखा होगा, मीनार भी देखोगे झुकी हुई है। तो पीसा विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे, गणित पढ़ाते थे। तो इन्होंने भी प्रयोग किया। इन्होंने क्या प्रयोग किया कि मान लीजिए ये है सर पीसा की झुकी हुई मीनार, हम बना देते हैं भाई साहब, ये है मीनार। अब आपको थोड़ा जल्दी बना रहे हैं ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो न बन जाए। ये मान लो पीसा की झुकी हुई मीनार है। इन्होंने क्या प्रयोग किया, इन्होंने ऊपर से वस्तु फेंकी। तो जब इन्होंने वस्तु फेंकी, एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु, लेकिन हाँ इन्होंने भी वस्तु की जो मटेरियल था वो सेम रखा। या तो दोनों लोहे की, या दोनों लकड़ी की, या दोनों कांच की, मतलब समान पदार्थ की 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमान की बॉल ली। जब इन्होंने गिराया तो देखा कि भाई साहब ये हल्की वाली और भारी वाली दोनों एक साथ आके जमीन पर गिरी हैं, दोनों एक साथ आके जमीन पर गिरी। इन्होंने भी नीचे कुछ ऐसा बर्तन रख रखा था कि जब ये गिरेंगी तो आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ से उतरने में दिक्कत हो जाएगी, इतनी देर में उतर नहीं पाएंगे, इतनी देर में तो गिर जाएंगी। ये आवाज़ आएगी तो उसको आवाज़ को जैसे छोड़ दिया, फिर आवाज़ कान लगा के सुन रहे थे, आवाज़ आएगी ना। तो देखा कि आवाज़ भी उनके एक साथ आई है। तो गैलीलियो ने भी इस बात को प्रूफ करके दिखाया कि देखो भाई वस्तुओं को गिराते हैं तो वो एक साथ ही जमीन पर गिरती हैं। इसका मतलब स्टेबिन ने जो भी बात बोली थी वो बिल्कुल सत्य बात है, गलत बात नहीं है। और इन्होंने, हम कहेंगे कि वस्तु के गिरने का गणितीय निरूपण भी किया। मतलब इन्होंने ये बात तो प्रूफ दिया ही दिया, लेकिन इन्होंने एक समीकरण बनाया था। वो समीकरण बहुत चर्चित हुआ था। इन्होंने समीकरण बनाया था कि S
समानुपाती है t की घात 2। मतलब क्या है, s क्या है, वस्तु जो गिर रही है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, ये कितना दूरी है, ये कितनी दूरी, तो ये जो विस्थापन होगा ये समय के वर्ग के समानुपाती है, समय के वर्ग के समानुपाती होता है। ये इन्होंने समीकरण दिया और ये समीकरण आगे चल के एक मैगजीन थी साइंसिस करके, तो साइंसिस करके मैगजीन थी, उसमें ये समीकरण छपा था और इनका बहुत चर्चा हुई थी इनकी। अब आप देखो जब समीकरण देखते हो, समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर वी बराबर यू टी प्लस हाफ वी बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, इस तरह से वो 3 समीकरण देखते हो, उन समीकरणों में कहीं s बराबर टी स्क्वायर देखा कि नहीं देखा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखा ही नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं वो रूप निकल के आ रहा है। तो गैलीलियो ने ये बताया कि भाई साहब जो स्टेबिन बोल के गए थे कि अरस्तु गलत थे। अरस्तु ने कहा था कि वस्तु द्रव्यमान के अनुसार गिरेगी, लेकिन इन्होंने कहा था कि द्रव्यमान मैटर ही नहीं करता है भाई साहब, कोई भी भार, कोई हल्की हो चाहे भारी हो, गिराएंगे दोनों एक साथ गिरेंगी। यहाँ पर द्रव्यमान मैटर नहीं करता, इसका मतलब वस्तुओं का गिरना है, वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से गिरना है, वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो हम इस पे इनका पॉइंट लिख के चलेंगे, वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से गिरना, वस्तुओं का, इन्होंने क्या बोला, वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से गिरना, वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से गिरना उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इन्होंने कहा था कि उनके द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है। तो देखो स्टेबिन ने ये वाला प्रूफ किया ग्रूट के साथ मिलकर, डच शहर में ये प्रयोग किया था। उसके बाद ये गैलीलियो आए 1589, तो हम आगे बात करते हैं सर 1589 ईस्वी से 1592 ईस्वी के बीच में ये प्रयोग इन्होंने कर दिया, गैलीलियो ने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि गैलीलियो ने और स्टेबिन ने दोनों ने ये सिद्ध करके बता दिया कि भाई साहब कहीं ना कहीं अगर वस्तु गिर रही हैं तो वो द्रव्यमान पर तो डिपेंड नहीं करती हैं। तो हम इस बात को लिखकर चलेंगे, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे पढ़ाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब कहानी पहुंचती है 1640 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। अब देखो 1687 में न्यूटन आने वाले हैं, 1650 तक हम पहुंच चुके हैं। देखो 1650 ईस्वी और 1640 ईस्वी के बीच में 2 वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जेस्यूट ग्रिमाल्डी और रिक्सियोली। जेस्यूट ग्रिमाल्डी और रिक्सियोली ने गैलीलियो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैलीलियो की बातों का समर्थन किया। इन्होंने क्या कहा था कि भाई गैलीलियो ने जो भी बात बोली है वो बिल्कुल सत्य है, वस्तुएं द्रव्यमान के अनुसार तो नहीं गिरती हैं, वस्तुओं के गिरने के पीछे गुरुत्वाकर्षण लगता है, द्रव्यमान काम नहीं करता है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होती हैं। दूसरा इन्होंने एक और काम किया था, लोलक की सहायता से उसके दोलनों को गिनकर गुरुत्वाकर्षण मतलब जी का मान निकाला था। अब आप कहोगे सर जी का मान इन्हीं ने ढूंढा था क्या? नहीं, इन्होंने जी की वैल्यू जो ढूंढी थी वो लगभग 9 ढूंढ पाई थी, 9। इन्होंने लोलक की सहायता से लोलक के जो दोलन हैं उनको गिनकर गुरुत्वाकर्षण, ये जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास किया था और इन्होंने 9 वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन इनके बाद इन्हीं के फैमिली से इनके बच्चे हैं, एक का नाम है मारिया ग्रिमाल्डी और दूसरे का नाम है बटिस्टा रिक्सियोली। इन दोनों ने, इन्हीं के बच्चे हैं ये, इन दोनों ने क्या किया, लोलक की सहायता से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एरो लगाया है, मतलब इन दोनों की बात चल रही है। इन्होंने लोलक की सहायता से
से ही सार्वत्रिक गुरुत्वीय गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया। अब आप कहोगे कि सर जी की वैल्यू जो 6.67 इंटू 10⁻11 होती है वही एग्जैक्ट निकाली क्या? एग्जैक्ट नहीं निकाली, लेकिन उसके आसपास में पहुंच गए थे। कुल मिलाकर जी की वैल्यू निकाल ली थी। इसी जी को लेकर न्यूटन ने काम करना प्रारंभ किया था। जब इस देखो हम बात करें, न्यूटन ने इनकी जो जी थी एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन इसी जी को जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको इन्होंने निकाल लिया था। लेकिन इसी जी को लेकर न्यूटन ने काम किया था। न्यूटन के बाद एक व्यक्ति आए थे, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने इस जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी। तो हम बात करेंगे, वो हम न्यूटन के बाद बताएंगे, क्योंकि 1797 ईस्वी के आसपास की बात है, वो न्यूटन की भी बात की, तो हम वो न्यूटन के बाद बताएंगे। हम यह समझते हैं कि मारिया ग्रिमाल्डी और बटिस्टा, ये बटिस्टा वो नहीं है, वो बॉक्सिंग वाला लड़ता है, वो नहीं है, ये बटिस्टा रिक्सियोली, ये इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्हीं ने, जैसे इन्होंने सरलोला की सहायता से जी की वैल्यू निकाली, जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 तो नहीं निकाल पाई, ये 9 के करीब पहुंच गए थे, और इन्हें ने गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक था जी, इसकी वैल्यू को निकाला। तो अब इसके बाद यहाँ के बाद आए हैं न्यूटन। न्यूटन ने इनकी जो अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में F बराबर G m1m2/r², तो वहाँ जो कैपिटल जी ली है वो इसी का इस्तेमाल करके अपना नियम उन्होंने दिए हैं। लेकिन जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो न्यूटन के भी बाद व्यक्ति आए हैं उनने दी है, तो वो हम न्यूटन के बाद हम बताएंगे इसकी क्या वैल्यू होती है, क्या मात्रक होता है, कितनी वैल्यू होती है, तो वो हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ तक ये हुआ, कुल मिलाकर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हम न्यूटन को आज तक महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन अब हम समझे हैं कि सर गुरुत्वाकर्षण बल की पूरी कहानी सुनने के बाद हमें पता चला कि सर गुरुत्वाकर्षण की कहानी में गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वो सर बहुत पहले हो चुकी थी। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपको एग्जैक्ट जानकारी दे। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सब टीचर यही बताते हैं कि न्यूटन के माइंड में ये पहली बार आइडिया आया। अरे भाई साहब, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हो चुकी थी, बस न्यूटन ने उसका गणितीय एक्सप्लेन किया था, गणितीय रूप में उसको प्रूफ करके दिखाया था और एक फॉर्मूला निकाल के दिया था, इसीलिए उनको फेमस मानते हैं। तो अब इनके जो बाद आएगा वो आएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। हम उसी को पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक की ये जो कहानी है, इस कहानी को एक दो बार और देख लेना तो आपके माइंड में थोड़ा सा बैठेगा कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण जो बल का कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन वो पहले व्यक्ति नहीं थे, न्यूटन से पहले तमाम लोगों ने अपना पूरा जीवन इसमें खपा दिया है इस गुरुत्वाकर्षण के पीछे। तो गुरुत्वाकर्षण की आज ये हमने कहानी सुनी है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही, जिसमें हम F बराबर G m1m2/r² ये पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ जी के मान में परिवर्तन, तमाम वहाँ से एक प्रश्न बने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं हम सबको एक ही साथ करके चलेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी, इसलिए मैं आज को यहीं रोकता हूँ, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।